यही दोस्तों, अब ग्रहों के बारे में कुछ मैं इम्पोर्टेंट बातें हैं उनके बारे में आज बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह का व्यास है 4878 किलोमीटर और इसके एक भी उपग्रह नहीं है। और जो इसका घनत्व है वह 5.4। और शुक्र है, उसका व्यास है 12,104 किलोमीटर और इसके एक भी उपग्रह नहीं है और इसका घनत्व है 5.24। अगला है पृथ्वी। इसका जो औसत व्यास है वह 12,734 किलोमीटर, क्योंकि इसके जो अक्षांश और देशांतर है वो अलग अलग हैं। इसका एक उपग्रह है और इसका जो घनत्व है 5.5। मंगल ग्रह है, इसका व्यास है 6,796 किलोमीटर। इसके दो उपग्रह हैं और इसका जो घनत्व है वो है 3.9। अब बात आती है बृहस्पति ग्रह की। इसका व्यास है 1,42,984 किलोमीटर और इसके 79 उपग्रह हैं और इसका जो घनत्व वो है 1.3 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब। अगले हैं शनि ग्रह। इसका जो व्यास है वो 1,20,536 किलोमीटर और जो इसके उपग्रह है वो है 82 और इसका जो घनत्व है वो 0.6, ये पानी के अंदर भी तैर सकते हैं। अगला ग्रह है अरुण ग्रह। इसका जो व्यास है वो 51,118 किलोमीटर। इसके 27 उपग्रह हैं और इसका जो घनत्व वो 1.1 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब है। अगला जो ग्रह है वह वरुण। इसका जो व्यास है वह 4,100 किलोमीटर। इसके 14 उपग्रह और जो इसका घनत्व है 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब कुछ और बातें हैं जो देख लेते हैं। सबसे अधिक चमकीला तारा वह साइरस और सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह वो शनि है। इससे पहले बृहस्पति था, लेकिन अब इनके बारे में कुछ उपग्रह और खोजे जा चुके हैं। सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो गैनीमेड उपग्रह है और जो सबसे छोटा उपग्रह वो डेवोस है। हरा ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है वो वरुण है और जो विशाल लाल धब्बों की तरह दिखाई देता है वो है बृहस्पति ग्रह। अब बात आती है क्षुद्र ग्रहों की। तो क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं और ये भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये छोटे छोटे आकाशीय पिंड होते हैं और जब ये पृथ्वी से टकराते हैं तो एक बड़ी खाई या फिर गर्त का निर्माण करते हैं। इसका एक जीता जागता उदाहरण है महाराष्ट्र की लोनार झील, जो क्षुद्र ग्रह से टकराने के बाद ही बनी थी। अब एकमात्र जो क्षुद्र ग्रह है फोरवेस्टा, उसको हम पृथ्वी से देख सकते हैं। अब बात आती है जो सर्वप्रथम कौन सा क्षुद्र ग्रह खोजा गया था, तो सीरियस क्षुद्र ग्रह सबसे पहले खोजा गया था। अब बात आती है धूमकेतु की। तो गैस और धूल के धूल के कणों का जो संग्रहण है उसी को हम धूमकेतु कहते हैं और ये आकाश में एक पूंछ के साथ चमकते हुए दिखाई देते हैं। इनका जो अन्य नाम है वो क्या है? उच्च तारा है। ठीक है। अब बात आती है हेली धूमकेतु की। यह 73 वर्षों के बाद दिखाई देता है। अंतिम बार 1986 के अंदर दिखाई दिया था और जो आगामी कब दिखाई देगा 2062 में दिखाई देगा। इसका जो परिक्रमण पथ होता है वो दीर्घवृत्ताकार पथ होता है। 1994 के अंदर सुमेकर लेविनाइन यह बृहस्पति से टकराया था और जो हेली धूमकेतु के खोजकर्ता थे वो कौन थे? एडमंड हेक थे। अब बात आती है उल्का की। तो क्षुद्र ग्रहों के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उन्हीं को उल्का कहते हैं। ये वायुमंडल में पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचते जलने लग जाते हैं और जो वायु में जलकर नष्ट नहीं होते हैं उनको उल्का पिंड कहते हैं। अब बात आती है चंद्रमा की, जो पृथ्वी का उपग्रह भी है। इसका जो अध्ययन करने वाली विज्ञान है वो सेलेनोलॉजी कहलाती है और इसका अन्य नाम है वो है जीवाश्म ग्रह। पृथ्वी से जो इसका दृश्य भाग है वो 59% है। और अब बात आती है कौन सा भाग है जो पृथ्वी से इसका दिखाई नहीं देता है, वह है सी ऑफ टेनिक्लिटी। अब बात आती है जो अपोलो 11 अमेरिका के द्वारा यान भेजा गया था वो 21 जुलाई 1969 को यहाँ पर पहुँचा था और जो नील आर्मस्ट्रांग है ये पहले व्यक्ति थे जो चंद्रमा पर सबसे पहले पहुँचे थे। इसका जो परिक्रमण काल है
वो साइनोडिक मास कहलाता है। इस पर जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो लिम्निटिस पर्वत है और ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। इसका जो व्यास की बात करते हैं, इसका व्यास है 3476 किलोमीटर और जो इसका गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी का 1/6 है। अब बात आती है इनकी इसके क्रेटरों की, तो केलेवियस और ग्रिमाल्डी इसके सबसे बड़े क्रेटर्स हैं। वो इसकी सतह पर सिलिकॉन, लोहा और मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अब बात आती है पृथ्वी से चंद्रमा की जो दूरी है उसके बारे में, तो इसके बारे में एग्जैक्ट नहीं कह सकते। कहाँ पर 3,82,000 लिखा हुआ है, कहीं पर 3,82,400 लिखा हुआ है, कहीं पर 3,82,200 लिखा हुआ है। अब जो पृथ्वी से जो चंद्रमा की अधिकतम दूरी है उसको अन्य नाम उपभू भी कहते हैं, उन नाम से भी जानते हैं, वह 4,06,000 किलोमीटर। और पृथ्वी से जो न्यूनतम दूरी है जिसे उपभू कहते हैं वह 3,64,000 किलोमीटर। अब बात आती है पृथ्वी की गतियों के बारे में, तो पृथ्वी दो प्रकार की गतियाँ करती है, एक घूर्णन गति अपने अक्ष पर और दूसरा परिक्रमण गति सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। जो घूर्णन गति है इसे हम नक्षत्र दिवस भी कहते हैं और इसमें पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इसके जो कक्ष तल का जो झुकाव है वो 66.5 डिग्री है। अब बात आती है परिक्रमण गति की, तो इसका जो परिक्रमण मार्ग है वो वामावर्त घूमती है और इसका जो मार्ग है वो दीर्घवर्ती मार्ग है। 3 जनवरी का जो दिन होता है उस दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है वो सबसे कम होती है 1470 लाख और जिसको उपसौर कहा जाता है। और 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो सबसे अधिकतम होती है 1521 लाख किलोमीटर, इसको हम उपसौर भी कहते हैं। अब बात आती है पृथ्वी की जो परिक्रमण गतियाँ हैं उनके इफेक्ट प्रभाव, तो कर्क और मकर रेखा की स्थिति का निर्धारण इन गतियों से, इस परिक्रमण गति से किया जाता है। सूर्य की किरणों का तिरछा या सीधा पड़ना, वर्ष की अवधि का निर्धारण करना, ध्रुव पर 6 महीने के दिन और रात का होना, धरातल पर ताप का वितरण में जो भिन्नता पाई जाती है उसका निर्धारण किया जाता है। दिन रात छोटे बड़े होना परिक्रमण गतियों के कारण होता है। ऋतु में परिवर्तन होना, जलवायु कटिबंधों का निर्धारण करना, मौसम में परिवर्तन होना परिक्रमण गतियों के इफेक्ट है। अब बात आती है कर्क संक्रांति, तो 21 जून को होती है कर्क संक्रांति। इस समय जो सूर्य है वो कर्क रेखा पर लंबवत होता है, इसकी किरणें वो लंबवत गिरती है कर्क रेखा पर। और इस दिन उत्तरी गोलार्ध का ये सबसे बड़ा दिन है और इसमें ग्रीष्म ऋतु होती है। फिर बात आती है मकर संक्रांति की, तो ये 22 दिसंबर को होती है। इस समय जो सूर्य है वो मकर संक्रांति पर लंबवत चमकता है और दक्षिण गोलार्ध में इस दिन सबसे बड़ा दिन होता है और उस तरफ ग्रीष्म ऋतुएं चलती हैं। और मकर संक्रांति के समय जो उत्तरी गोलार्ध है उसके अंदर शीत ऋतु या जाड़े के दिन शुरू हो जाते हैं। अब बात आती है ग्रहण के बारे में। सबसे पहले चंद्र ग्रहण और दूसरा ग्रहण है सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में होती है। इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? सिजगी, इसको कहते हैं सिजगी। ठीक है। अब सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है, तब सूर्य ग्रहण होता है। इस समय सूर्य की जो बाहरी परत होती है किरीट, जिसे कोरोना कहते हैं, वो दिखाई देती है। कब? सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन। फिर बात आती है ज्वार भाटा की। ज्वार भाटा जो समुद्री जल है उसका ऊपर उठ जाना और जो स्थलीय जो सीमा होती है उसे नीचे गिर जाना ज्वार भाटा कहलाती है। और इनकी जो उत्पत्ति होती है वो सूर्य और चंद्रमा के ग्रेविटी फोर्स के कारण होती है। दो ज्वार भाटा के बीच का जो समय अंतराल होता है वो 12 घंटे और 26 मिनट होती है। 12 घंटे और 26 मिनट होती है। तो 12 घंटे और 26 मिनट के बाद में एक ज्वार और एक भाटा आता है। यह बात आती है दीर्घ ज्वार की। तो दीर्घ ज्वार कब आते हैं? पूर्णिमा और अमावस्या के दिन आते हैं। इनका कारण क्या है? सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी का एक सिद्ध में होने के कारण से दीर्घ ज्वार का उद्भव होता है। अब बात आती है रेखाओं की। सबसे पहले बात करते हैं कर्क रेखा की। कर्क रेखा किन देशों से होकर गुजरती है? तो मैक्सिको, पश्चिम सहारा,
मोरिटानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, चाड, मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान से होकर गुजरती है। अगले विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा इसको कहते हैं। ये इक्वेडोर किन देशों से गुजरती है? इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबन, कांगो, जायरे, युगांडा, केन्या, सोमालिया, इंडोनेशिया आदि से होकर गुजरती हैं। अगली जो रेखा है वह है मकर रेखा। ये किन देशों से होकर गुजरती है? तो ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील और मालागासी से होकर गुजरती हैं। अब जो अंतर्राष्ट्रीय तटीय रेखा है वो कहाँ से होकर गुजरती है? तो आर्कटिक सागर, सागर है महासागर नहीं, आर्कटिक सागर और बेरिंग जल संधि प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। अब बात आती है स्थलमंडल की। सबसे पहले हम बात करते हैं भूपटल की। जो पृथ्वी की जो बाहरी सतह है जिस पर महासागर और महाद्वीप स्थित हैं उसको भूपटल कहते हैं। इसका जो निर्माण है वो सिलिका और एल्यूमिनियम से हुआ है। इसकी मोटाई लगभग 5 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक है। भूपटल की बाहरी सतह है वो सादी चट्टानों से, जो आंतरिक सतह है वो ग्रेनाइट से बनी हुई है। अब बात आती है मेंटल की। भूपटल से जो निचली परत है उसको मेंटल कहते हैं। इसका निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है। इसी परत से ज्वालामुखी का जो विस्फोट होता है इसी परत से होता है और विस्फोट के समय यहाँ से लावा निकलता है। भूपटल व मेटल का जो सबसे ऊपरी भाग है वो कुल मिलकर 100 किलोमीटर तक लगभग है जो स्थलमंडल का निर्माण करता है। और जो मेटल है इसका अन्य नाम क्या है? वाइट ऑफ द अर्थ के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है। अब बात आती है क्रोड की। क्रोड इसकी स्थिति स्थलमंडल, ये जो स्थलमंडल की तीसरी और अंतिम परत होती है जो क्रोड कहलाती है। इससे पहले हमने देख लिया तो स्थलमंडल की जो दोनों परतें थी उसके बाद में तीसरी जो है परत है वो क्रोड होती है। इसमें निकल और लोहे की प्रधानता होती है और ये है जो 2900 किलोमीटर की गहराई के पश्चात शुरू होती है और पृथ्वी के जो केंद्र है उस तक इसका विस्तार है। इसके घनत्व की बात करें तो इसका घनत्व 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से 12 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक होता है। और जो क्रोड के बाहर की बात करें तो पृथ्वी के बाहर का लगभग 1/3 है और आयतन की बात करें तो पृथ्वी के 1/6 आयतन के बराबर है। अब बात होती है बाह्य क्रोड। यह सतह से नीचे 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर तक विस्तृत है। और जो आंतरिक क्रोड है ये इसका विस्तार लगभग 5150 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर पर से पृथ्वी के जो केंद्र है उस तक है इसका विस्तार। और इसके औसत घनत्व की बात करें तो वो 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है जो पृथ्वी का लगभग 16% भाग कवर करता है। यह द्रव्य अवस्था में पाया जाता है और इसमें भूकंप की जो तरंगें हैं वो उत्पन्न नहीं होती हैं। वो जो आंतरिक भाग है क्रोड वो एक ठोस है जिसके कारण इसके अंदर भूकंप की जो तरंगें जो तीव्रताएं हैं वो उड़ती हैं। ठीक है। अब बात आती है जो पृथ्वी के जो सतह स्थलमंडल है वो किन किन संगठनों से मिलकर बना हुआ है, किन किन तत्वों से मिलकर बना हुआ है। तो सबसे पहले हम तत्वों की बात करते हैं तो ऑक्सीजन जो पृथ्वी की सतह पर 46.8% पाई जाती है। फिर बात आती है सिलिकॉन की जो 27.7% मात्रा में पाई जाती हैं। फिर बात आती है एल्यूमिनियम की जो 8.1% मात्रा में पाई जाती हैं। फिर बात आती है लोहा की ये 5% पाया जाता है। फिर बात आती है कैल्शियम की ये 3.6% और जो सोडियम है ये 2.83% पाया जाता है। अब बात आती है जो पृथ्वी का स्थलमंडल है वो कितना प्रतिशत है पूरे स्थलमंडल का? तो 29% लैंड भूमि पाई जाती है और 71% जल यानी महासागर पाए जाते हैं। वो पृथ्वी सतह पर 71% जल यानी महासागर है। फिर बात आती है अग्नि चट्टानें। इनका निर्माण कैसे होता है? तो इनका निर्माण जो ज्वालामुखी निकलती है क्रोड से, तो ज्वालामुखी जो लावा होता है वो पृथ्वी की सतह पर निकल कर ठंड के कारण जम जाते हैं। तो उनके जमने के कारण से इन अग्नि चट्टानों का जो है निर्माण होता है। ठीक है।
ये तो चट्टानें पाई जाती है। इनमें किन कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? इनमें लोहा, मैग्नीशियम और लोहा और मैग्नीशियम ज़्यादातर पाए जाते हैं। इन्हीं की जिनके कारण इनको सिलिकेट चट्टानें भी कहती हैं। अगली जो है बात आती है, काली मिट्टी का निर्माण ज़्यादातर किससे होता है? तो बेसाल्ट जो चट्टानें होती है, इनके क्षरण के कारण से काली मिट्टी का जो निर्माण है वो होता है। फिर बात आती है कोडरमा, ये क्या चीज़ है? तो ये अब्रक पेगमाटाइट जो सेलें पाई जाती है, चट्टानें पाई जाती हैं, उनसे होता है। और ये चट्टानें हमारे भारत में झारखंड में भी पाई जाती हैं। तो कैसी लगी क्लास? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो फॉर वॉचिंग। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।